नमस्कार। द नागरिक में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम के तहत हम हर दिन किसी न किसी विशेष पत्रकार को बुलाते हैं और उनके साथ बात करते हैं किसी एक मुद्दे पर। आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश पाठक। डॉक्टर राकेश पाठक कई अखबारों के संपादक रहे। आज डिजिटल जो क्रांति का दौर चल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उसमें बड़े सक्रिय हैं। आप कहीं ना कहीं हर जगह डेली कहीं ना कहीं आप देख लेते होंगे, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ भाई साहब को और बड़ा प्रभावित हूँ। बहुत बढ़िया बोलते हैं। मध्य प्रदेश पे तो विशेषज्ञ है। मध्य प्रदेश के जिले जिले को मुझे लगता है जानते हैं, हर विधानसभा लोकसभा सीट को जानते हैं, बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, क्योंकि लंबा साल दशकों जो है अखबारों में रहे, संपादक रहे, नई दुनिया के संपादक रहे और बड़े अच्छे विश्लेषक माने जाते हैं। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। जी, थोड़ा सा हम ज्योतिरादित्य जी के बारे में बात कर ले, फिर वापस आपको जोड़ते हैं, है ना। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे आज हम बात कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप जानते हैं कि जो है अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर है। वो लंबे समय कांग्रेस में रहे और अभी बीजेपी में है। कांग्रेस में वो तब आए थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी 2001 में, और फिर 2002 में वो उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से और वो जीते। फिर 2004 में चुनाव लड़ा, जीते। फिर 2007 में वो मंत्री बनाए गए। उसके बाद फिर जो दूसरा जो यूपीए 2 था उसमें भी मंत्री रहे वो। तो केंद्र में लगातार मंत्री रहे। फिर जब 2019 का चुनाव लड़ा तो वो हार गए और उनको हराने वाले थे कि डॉक्टर के.पी. यादव, जो अभी बीजेपी में है। बीजेपी से वो कांग्रेस से टूट करके वो भी बीजेपी में आए थे और इनको हरा दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर जो है बीजेपी में आए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कांग्रेस में। और उसके बाद जो है ये यहाँ इनके साथ और भी कई सारे विधायक आए थे, 20-22 विधायक आए थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर चुनाव लड़ा और उसमें से कई हार गए। और अभी जब जो है वापस जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी, आप सब जानते हैं कि 2023 में वहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा भले नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप सब चल रहा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य की क्या भूमिका है वहाँ है? कांग्रेस से वहाँ आए हैं तो बीजेपी में उनकी क्या स्थिति है? कहा तो उस समय जा रहा था कि वो जो है मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले ये चर्चा चली थी कि ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सके। क्यों नहीं बनाए? बीजेपी में क्या स्थिति है? और जो है कई लोग ऐसा कह रहे हैं, मीडिया में चर्चा आ रही है कि जो कांग्रेस से वो वहाँ गए तो न वहाँ के रहे न यहाँ के रहे। पहले मैं राकेश भाई साहब को वापस जोड़ लेता हूँ, फिर मैं एक शेर के साथ, राकेश भाई साहब आपका स्वागत है, और एक शेर के साथ मैं स्वागत करता हूँ आपका, जो उनपे ज्योतिरादित्य पे बड़ा फिट जाता है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। आमतौर पे आप शेर व शायरी करते नजर आते हैं हमको, लेकिन हमने कहा कि आज शुरुआत हम जो है शेर व शायरी से करें। तो ये बताएं कि ये जो सिंधिया साहब के साथ है, आप तो ग्वालियर के रहने वाले हैं, आप अक्सर उनको महाराज से संबोधित करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी, उनके सिंधिया घराना जो है कौन नहीं जानता देश में, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है देश का। और बाकी ग्वालियर के इलाके के तो जन जन जानते होंगे ग्वालियर घराने को और सिंधिया महाराज को। तो वो जो है माधवराव सिंधिया जी के बेटे माधवराव सिंधिया जी तो लगातार कांग्रेस में रहे, लेकिन ये कांग्रेस में रहे और बीजेपी में आ गए। तो अभी क्या स्थिति है उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में? क्या कहीं है या किधर भी नहीं है? न इधर रहे न उधर रहे, क्या हुआ उनके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने खूबसूरत शेर के साथ अपनी बात शुरू की। तो मुझे भी तुर्शी बतुर्शी जवाब तो देना ही पड़ेगा शेर में। तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, जो मैंने तब लिखा था जब मैं ग्वालियर नवभारत में संपादक था और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे। बहुत अच्छे तेवरों के साथ, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा थी, बहुत उम्मीदें देश भर ने उनसे लगा रखी थी। तब मैंने लिखा था कि सारा निजाम पलट के रख दूंगा, मेरा शेर नहीं है, सारा निजाम पलट के रख दूंगा, अभी तो देख रहा हूं हवा जमाने की। लेकिन हवा पलटने का जज्बा रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हवा के साथ बह गए।
फिर एक और हमारे अंचल में कहावत है, आपके यहाँ भी चलती होगी, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए, यानी जिस तरफ की हवा बह रही है उस तरफ चलने लगी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वे हार गए, और विडंबना यह है कि वे अपने ही एक भूतपूर्व कार्यकर्ता, अपने सहयोगी जो कि उनका सांसद प्रतिनिधि था, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ता था, उनका एक तरह से अनन्य समर्थक था, उस अपने पूर्व सहयोगी डॉक्टर केपी यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। आपने कहा उनके पिता कांग्रेस में थे लंबे समय तक। धनंजय जी, मैं द नागरिक के दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, और कोई नई जानकारी नहीं, जो इतिहास और राजनीति के विद्यार्थी हैं वे सब जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता ही नहीं, उनकी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया, वे भी कांग्रेस में थी। जब देश आजाद हुआ, मध्य भारत राज्य बना, तो राजमाता सिंधिया के पति जो उस वक्त जिंदा थे और ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा थे, और विजयाराजे सिंधिया भी इसलिए राजमाता कहलाती हैं कि वे आजादी के समय तक सिंधिया राजवंश की महारानी थी, इसलिए वे राजमाता कहलाती हैं। तो जब देश आजाद हुआ, मध्य भारत राज्य बना, तो जीवाजी राव सिंधिया को तत्कालीन केंद्र सरकार ने, पंडित नेहरू ने, उनको मध्य भारत राज्य का पहला राज प्रमुख बनाया था। राज प्रमुख यानी कालांतर में जिसे हमने राज्यपाल के पद के रूप में जाना, गवर्नर। उसके बाद खुद विजयाराजे सिंधिया लोकसभा में रही, कांग्रेस के टिकट पर, गुना शिवपुरी से, फिर ग्वालियर से। 1967 में उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र से मतभेद हुआ, विवाद हुआ, और तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो नई पीढ़ी के बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार, सिंधिया राजघराना, आजादी के बाद से कांग्रेस में रहा है। माधवराव सिंधिया भी आजीवन कांग्रेस में रहे। उन्होंने शुरुआत जनसंघ से की थी, अगला चुनाव निर्दलीय लड़ा, फिर कांग्रेस में आ गए राजीव गांधी के साथ। एक बार उन्होंने पीवी नरसिंह राव के साथ मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ी, लेकिन तब भी वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। अब सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आते हैं, जो आज का विषय है कि न इधर के रहे न उधर के। फिलहाल धनंजय जी, मध्य प्रदेश में जो स्थिति है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो सचमुच बहुत डामाडोल वाली स्थिति है। वे जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी में गए थे, सब जानते हैं, लोग सोचते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के, और वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में अभी दिखाई नहीं देते। बीच में ऐसी खबरें हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने चला दी थी, पर मैं ऐसा मानता हूं उस दिन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने का कोई डौल नहीं था, कोई हवाला नहीं था उस दिन भी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी में ही उनका विरोध बहुत हो गया है। नहीं, ये जो खबर आई उसके बाद, जो खबर चली उसके बाद फिर जो है कई लोगों ने मीडिया में ये खबर दी कि वो मुख्यमंत्री बनाया जाना था उनको। अमित शाह चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाए, लेकिन जो उनके निकट सहयोगी है नरोत्तम मिश्रा और जो है वो कैलाश विजयवर्गीय, उन दोनों ने एकदम विरोध कर दिया कि नहीं, अगर वो बनाएंगे तो हम लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि जो बाहर से आए हैं उनकी जगह उनको बनाया जाए, और जो पहले से कार्यकर्ता हमारे हैं उनको आप किनारे करिए, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर ये टल गया, ये कहा जा रहा है। जी बताएं। धनंजय जी, ये सब कयासबाजियां बाद की हैं, या आफ्टर थॉट है। मुझे नहीं लगता कि उस दिन भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई कवायद हुई थी, क्योंकि इस आधार पर कि वे बाहर से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बाहर से आए लालों को तो सबसे पहले कलगी पहनाई जाती है, मोर मुकुट पहनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हैं, कर्नाटक में अभी जो चुनाव हारे बसवराज बोम्मई वो कांग्रेस से आए थे, और कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो कांग्रेस से आए हैं। तो इस आधार पर नहीं, लेकिन ये बात सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में विरोध बहुत है। मैं पहले भी आपके चैनल पर एक बार कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा बन गई है, एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। तो जो नाराज भाजपा और जो शिवराज भाजपा है, उसके रहते जब तक उसकी असहमति है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जी। और पिछले 6 महीने में जिस तरह के बयान बीजेपी के अंदर से आ रहे हैं, पार्टी के भीतर से लोगों के बयान आ रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है। भूतपूर्व विधायक उन्हें कह रहा है कि नामर्द सिंधिया, शाहजहांपुर के एक भूतपूर्व विधायक ने कहा। कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी तो बीजेपी हराएगी, यानी सिंधिया के चलते। सत्यनारायण सत्तन एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कह दिया कि भिखारी के रूप में सिंधिया आए थे अपनी थाली सजाने के लिए। विभीषण उन्हें कहा ही जा रहा है। जिस केपी यादव ने चुनाव हराया वो कह रहा है मूर्ख हैं। तो पार्टी में, बीजेपी जैसी अनुशासित, तथाकथित अनुशासित पार्टी में
सिंधिया जैसे नेता के खिलाफ इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक इसको साथ थोड़ा सा इस आईने में देखिए धनंजय जी। साथ मैं ऐड कर देता हूँ खाली कि जी साथ साथ जो प्रतिपक्ष के जो नेता है गोविंद सिंह, जो उनके पुराने साथी रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस में जब थे, जी तो वो कह रहे हैं कि इनका परिवार ही जो है धोखा देने वाला रहा है। तो केवल वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, माधवराव सिंधिया के विरासत पे या माधवराव सिंधिया की जो लॉयल्टी थी कांग्रेस के प्रति उस पर भी कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मुझे अतिशयोक्ति वाला ये बयान लगा कि माधवराव सिंधिया बेहद कमिटेड नेता थे और मैं कहता हूं कि बहुत कमाल नेता थे वो। अगर वो जीवित होते तो मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री बनते वो, इस तरह के शख्सियत थे। और उनको ये कहना कांग्रेस, ठीक है वो कांग्रेस छोड़ के गए, बीजेपी वाले क्या कहते हैं अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का एक अपना संस्कार है। और सिंधिया परिवार का नेहरू उनके दादाजी को नेहरू लेकर गए थे कांग्रेस में, जीवाजी महाराज को। तो उनके बारे में, सिंधिया परिवार के बारे में इस तरह के कमेंट करना एक कांग्रेस के प्रमुख नेता द्वारा, विपक्ष का नेता मतलब जो है प्रतिपक्ष का नेता है सदन में, मतलब वो कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता है, वो इस तरह की भाषा जो बोल रहा है, क्या ये सही है? देखिए, अगर अतीत में हम झांकें, इतिहास की बात करें, तो धनंजय जी बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, मेरी किताब ही आ रही है इस विषय पर, सिंधिया और 1857। लेकिन इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं मेरे दर्शकों के लिए भी, आपके लिए भी, कि वर्तमान पीढ़ी अपने पुरखों के किए गए किसी कृत्य के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जो कुछ कर रहे हैं उसको कसौटी पर कसा जाना चाहिए। लेकिन अगर इतिहास की बात करें, लेकिन भाई साहब उसमें भी कहा जाता है, बिल्कुल आप इतिहास के बाद कंटिन्यू करिएगा, लेकिन उसमें भी कहा जाता है, मैं खाली दखल दे देता हूं कि थोड़ा प्रसंग आ जाए, कि कहा जाता है कि झांसी की रानी के साथ जो प्रसंग हुआ था जिसके लिए उनको धोखेबाज कहा जाता है, अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है, उसमें यह भी कहा जाता था कि उनको सिंधिया के जो उस समय महाराजा थे उनको लगा कि हमारी जनता खतरे में पड़ जाएगी, हम अगर उलझे अंग्रेज सरकार के साथ तो हमारे लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने नहीं किया। और ये भी कहा जाता है कि जो उनकी तैयारी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, वो तैयारी बहुत मैच्योर तैयारी नहीं थी, इसलिए वो साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ कहा जाता। आप इसे विशेष प्रकाश मैं जी धनंजय जी, बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। ये इन सारे सवालों के जवाब मेरी आने वाली किताब में मिलेंगे। बिल्कुल एक चैप्टर ही इस बात पर है कि क्रांतिकारियों और जयाजी राव सिंधिया में सामंजस्य था, जबकि ऐसा कोई सामंजस्य नहीं था। स्वयं जयाजी राव सिंधिया 1 जून 1858 को लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ने पहुंचे थे ग्वालियर में, मुरार की सीमा पर। घोड़े से उतरकर उन्होंने तोप से गोले खुद चलाए थे। मेरी किताब में ये सब मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने पुरखों के किए गए कामों का अगर गौरवगान करेंगे, अगर उन चीजों का श्रेय लेंगे, अगर आप महाजी सिंधिया के पराक्रम का जिक्र करेंगे अपने ट्विटर पर, तो फिर आपको जयाजी राव सिंधिया की 1857 की क्रांति में जो भूमिका थी उसके सवालों के जवाब भी देना पड़ेगा। आप डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में उनसे बड़े वरिष्ठ नेता का बयान आपको याद दिला रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब मालवा क्षेत्र से निकले थे और इंदौर में उनके सहयोगी जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया विभाग के चेयरपर्सन है, उन्होंने इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, एक वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहा है, मीडिया विभाग का अध्यक्ष है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं और ऐसे गद्दारों को कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। असल में ये बयान भी इसलिए आते हैं धनंजय जी कि बीच बीच में ये कयास भी चलना शुरू हो जाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापस आएंगे। दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया, मेरे जीते जी जब तक मैं जिंदा हूं सिंधिया को कांग्रेस में नहीं आने दूंगा। तो वो जो आज का आपका थंबनेल है, आज का आपका जो शीर्षक है, ना इधर के रहे ना उधर के, वो स्थिति फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनती दिखाई दे रही है। लेकिन दल बदल के समय उनकी जो डील थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसमें से जो उन्हें मिलना था वो सब पार्टी दे चुकी है। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाना था, राज्यसभा में लाना था, वो सब कर दिया पार्टी ने। बगावत करके उनके साथ जो लोग आए थे उन्हें टिकट दे दिए उपचुनाव में। उनमें से कुछ हार गए, जो जीत गए वे मंत्री बन गए, जो हार गए उनमें से कुछ लोगों को निगम मंडलों का अध्यक्ष बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के दर्जे दे दिए गए। इससे अधिक की डील मेरे हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बीच में नहीं थी। अगर इससे आगे मुख्यमंत्री बनने की डील रही होती तो अब तक उसका क्रियान्वयन हो जाता। अब एन चुनाव की बेला में धनंजय जी, नवंबर में मतदान है, गिनती के दिन बचे हैं, घंटे बचे हैं,
इस वक्त बीजेपी मुख्यमंत्री बदलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति थोड़ी डामाडोल है। नहीं तो एक जो सवाल आता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया किस लिए आए बीजेपी में, उनके आने का मकसद क्या था, और क्या यहाँ आए तो कांग्रेस से बेहतर पोजीशन में है या कांग्रेस से खराब पोजीशन में है, और अगर खराब पोजीशन में है तो क्या उनको इसका अंदाजा नहीं था? देखिए, बिल्कुल तुलनात्मक हम एक परीक्षण कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब वे कांग्रेस में थे तब उन्होंने क्या क्या हासिल किया, उन्हें क्या मिला। अपने पिता कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद वे पहला चुनाव लड़े, 4 बार सांसद रहे, यूपीए की 2 बार सरकार रही, दोनों बार वे मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। जब सरकार नहीं रही, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते समय अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिव बने। जब लोकसभा में थे तब लोकसभा में वे चीफ विप थे, मुख्य सचेतक। धनंजय जी, बहुत जिम्मेदार पद होता है। लोकसभा में चीफ विप के दस्तखत तो सोनिया गांधी पर भी लागू होते थे। अगर वो विप जारी कर दे तो उसका पालन करना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सबके ऊपर लागू होता था। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश में चुनाव था और लोकसभा चुनाव चल रहा था पूरे देश का, तब उत्तर प्रदेश का 2 हिस्सों में उत्तरदायित्व राहुल गांधी ने दिया। आधा उत्तर प्रदेश अपनी सगी बहन प्रियंका गांधी को दिया, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया। ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान न दिया हो। सदन में बहस की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया करते थे। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जबरदस्त भाषण देते ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस का कार्यकर्ता गर्दन कटवा लेगा, बीजेपी में नहीं जाएगा, उनका बहुचर्चित भाषण है। राहुल गांधी के साथ समोसे को दोने में से उठाकर अपने हाथ से, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा सकता हूं, आपके पास भी होंगे, राहुल गांधी के दोने में से साधिकार आप अपना हिस्सा समोसे का लेकर खा सकते थे। दोस्ती थी, निजी मित्रता थी। ये तो कांग्रेस में स्थिति हो गई। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में वे आए, सांसद बने, मंत्री बन गए मोदी की सरकार में। इसके अलावा उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है धनंजय जी, ये चार्ट जरा टाइप करके दोनों तरफ रख लीजिए। कांग्रेस की लिस्ट इतनी बड़ी है जो कांग्रेस ने उन्हें दिया। भारतीय जनता पार्टी में उनका मंत्री होना क्या हैसियत रखता है। जिस मोदी सरकार में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसों की कोई हैसियत नहीं है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी शाह 2 लोगों की सरकार है, अब 2.5 लोगों की भी नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा की कोई हैसियत नहीं उस सरकार में। उन्हें तो ये नहीं मालूम होता उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, पार्टी अध्यक्ष को नहीं मालूम होता। उस सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री होना कितनी अहमियत रखता है ये आप जाने। और मैं पहले कह चुका हूं, उनका सम्मान, जिस सम्मान के लिए वे लग गए हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ते समय ट्वीट किया था कि वो उसूलों पर आंच आए तो जरूरी है वगैरह वगैरह। लेकिन ये बताइए, उसूलों पर आंच तब आ रही थी जब पार्टी ने इतना सम्मान दिया था, उन्हें इतने सारे पद दिए थे, या अब आ रही है वो जिस पार्टी में है उस पार्टी में उन्हें विभीषण कहा जा रहा है, नामर्द कहा जा रहा है, मूर्ख कहा जा रहा है, भिखारी कहा जा रहा है। इनमें से एक भी शब्द धनंजय जी मुझे गिनाकर दिखा दीजिए कि 20 साल जब वे कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस के उनके जो विरोधी गुट थे, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के, राहुल भैया, अरुण यादव, इनमें से किसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया सिंधिया जी के लिए। तो अब ये अपने दर्शकों पर मैं छोड़ता हूं, द नागरिक के दर्शकों पर छोड़ता हूं, वे तुलना करके बता दें सिंधिया का सम्मान तब ज्यादा था जब वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर आधी रात को खुले दरवाजे के साथ जा सकते थे। राहुल गांधी ने एक ही बयान दिया उनके पार्टी छोड़ने के बाद कि सिंधिया एकमात्र व्यक्ति थे जिनके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले थे। अब उनकी कैसी तस्वीरें आती हैं आप देखते हैं, तो अमित शाह के सामने प्लेट लेकर। तो सवाल खड़ा ये होता है भाई साहब कि जब इतनी अच्छी स्थिति में थे सिंधिया साहब, तो वो बीजेपी में गए क्यों गए? क्या उनके ऊपर, जैसे कि वो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो है भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में भेज के रहेंगे, गारंटी देते हैं कि जेल भेजेंगे, या कोई और दबाव था? क्या था? कुछ लालच तो दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वैसा कुछ मिला नहीं, तो कोई दबाव था। तो वो दबाव, अगर कोई दबाव था कि आप बीजेपी में आइए, नहीं तो क्या होगा, वो जरा उसका खुलासा कीजिए अगर आपके पास। बिल्कुल धनंजय जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज तक इस पहेली को मैं भी हल नहीं कर पाया हूं। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं, 3.5 दशक से पत्रकारिता में हूं, और सिंधिया राजघराने की राजनीति राजमाता सिंधिया साहब के समय से देखी है। राजमाता जी का मैंने बहुत साथ में बैठकर उनसे बात की है, माधवराव सिंधिया का साक्षात्कार किए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ
हेलीकॉप्टर में घूमा, उनका इंटरव्यू किया है चैनल के लिए। लेकिन ये पहेली मेरे लिए भी अभी अनसुलझी है कि सिर्फ एक लोकसभा चुनाव हारने से आपके उसूलों पर आँच आ गई, आपने दल बदल कर लिया, अपने मित्र के साथ आपने विश्वासघात कर लिया, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जिस पार्टी को वे ISI सर्टिफाइड पार्टी कहते थे। 17 जुलाई 2017 का एक इंटरव्यू है उनका, 19 का शायद, प्रेस कॉन्फ्रेंस है AICC के दफ्तर में, जिसमें वे कह रहे हैं, जिस वक्त ये युवा मोर्चे और बीजेपी के कार्यकर्ता ISI के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था ISI सर्टिफाइड पार्टी है बीजेपी, आप उस पार्टी में चले गए। तो जो वजह जानने की आपकी जिज्ञासा है, मेरे मन में आज तक है। दबाव का, जहां तक आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हो सकता है कोई दबाव हो, हम नहीं जानते। ये अमृत काल है, ED के छापे जिन लोगों पर पड़ते हैं वे दूसरे दिन मंत्री बन जाते हैं महाराष्ट्र की सरकार में 4 दिन बाद, जिसके लिए प्रधानमंत्री 72 घंटे पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है, वो व्यक्ति वित्त मंत्री बन जाता है महाराष्ट्र जैसे राज्य में। हम नहीं जानते ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे ऐसा कोई दबाव था। खाली वित्त मंत्री नहीं बनता है, जिस मंत्रालय जिस विभाग पे घोटाले की बात थी, सहकारिता, वो भी उसी के साथ आए व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता उस विभाग का भी। ये चमत्कारिक है। योजना आयोग जिसके लिए झगड़ा किया था शिंदे ने कि ये जो है ये पवार जो है वो वित्त मंत्री हैं और योजना आयोग, योजना विभाग के भी हेड हैं, तो पैसे का बंटवारा जो है अपने विधायकों को ज्यादा देते हैं, मंत्रियों को ज्यादा देते हैं, हमको कम देते हैं। सेम स्थिति यहाँ क्रिएट हो गई, सेम स्थिति वही आ गई। मतलब सारे वही मंत्रालय मिले जो अजित पवार ने चाहे, तो फिर बेचारे सिंधिया जी ने क्या गड़बड़ी की? मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे दबाव क्या था दल बदल का करने के लिए, ये मेरी जानकारी में अब तक नहीं है और मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि अगर वे धैर्य बनाए रखते। आपको याद होगा धनंजय जी, आप तो बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो याद करके देख लीजिए, उस अध्यक्ष पद के दावेदारों में सबसे ऊपर नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए अगर वे पार्टी में होते तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? एक चमकता हुआ पढ़ा लिखा आदमी, एक खूबसूरत चेहरा, बेदाग छवि, राहुल गांधी के निकटतम मित्र, गांधी परिवार के एकदम पारिवारिक सदस्य, इतने से थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तब से 10 जनपद में बैठ रहे हैं। मेरे पास तस्वीरें हैं जब वे सोफे पर बैठे हुए हैं, छोटे से, उनके मम्मी माधवराव सिंधिया और माधवी राजे माता पिता उनके साथ बैठे हैं, सोनिया गांधी के साथ। तो जब जिस पार्टी में वे सबसे बड़े पद पर पहुंच सकते थे, ठीक है प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, और हो सकता है कांग्रेस में रहते तो प्रधानमंत्री बन जाते किसी दिन, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकेंगे? आपने अपने इंट्रो में शुरू में कहा कि माधवराव सिंधिया जिंदा होते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। मैं भी ऐसा मानता हूं। अगर उनकी उस हवाई दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई होती तो हो सकता है सोनिया जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बजाय माधवराव सिंधिया जी का नाम ले देते। भाई साहब मेरे रोए खड़े हो गए, भाई साहब मेरे रोए खड़े हो गए। आपने उस दुर्घटना का जिक्र किया। उस दुर्घटना में आज तक का एक पत्रकार भी जो है शहीद हुआ था, मरा था, और वो मेरा दोस्त था। हम लोग साथ में पत्रकार, बल्कि हमसे थोड़ा लेट आए थे और कहते थे, वो हमसे ज्यादा पढ़े हुए भी थे, पढ़ाई में ज्यादा समय दिया था, मैं कम उम्र में आ गया था पत्रकारिता में। उन्होंने कहा था कि धनंजय आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा, मतलब वो याद मुझे, एक तो माधवराव सिंधिया मुझे बहुत अच्छे नेता लगते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, और मुझे लगता है कि बड़े ईमानदार व्यक्ति भी थे। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं उनको, क्लोज जी जी बिल्कुल मानता हूँ, और बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे, सज्जन इंसान थे। तो नागरिकों का ध्यान रखते थे, नागरिकों के मुद्दों का ध्यान रखते थे, जो मैं मिसिंग पाता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया में। और आपने एक बात कही शुरू में ही कि इनको उस व्यक्ति ने हरा दिया जो व्यक्ति इनका कार्यकर्ता हुआ करता था। तो ये स्थिति क्यों आई? क्या महाराज की स्थिति, ग्वालियर वाले जो है महाराज को अब नहीं मानते हैं, समाजवादी सोच से बाहर निकल गए हैं उस इलाके के लोग, या इन्होंने ही अपनी प्रतिष्ठा अपनी करने की वजह से खो दी है? सच क्या है? देखिए धनंजय जी, तो सिंधिया घराने के प्रति ग्वालियर चंबल का हमेशा से, आजादी के बाद से, बहुत सम्मान और श्रद्धा का भाव रहा। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कोई सिंधिया घराने का पहला व्यक्ति चुनाव हारा था तो वो वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वे भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के उस वक्त प्रत्याशी दतिया के महाराज थे, कृष्ण सिंह जी थे, उन्होंने चुनाव हराया। बाद में वसुंधरा राजे चली गई राजस्थान और वहां मुख्यमंत्री बनी।
राजमाता विजयराजे सिंधिया रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और हारी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे सिंधिया घराने में तीसरे व्यक्ति हैं जो अपने रियासत में ग्वालियर चंबल में, गुना शिवपुरी तो उनका अपना संसदीय और राजकीय उनकी जो राजसी परंपरा का क्षेत्र है, आज भी उन्हें उसी रूप में लोग मानते हैं। वहां उनका चुनाव हारना बहुत बड़ी बात थी। आप उसके कारण में जाना चाहते हैं। आप शायद मंत्री बनने के बाद यूपीए सरकार में 2 बार मंत्री रहे, उनका व्यवहार जनता के साथ, उनका तादाद में जनता के साथ उनका जो कनेक्ट था वो कहीं कम हो गया था। कहीं कोई ईगो, अहंकार आ गया होगा। और उसका एक नमूना देखने को मिला था कि जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ डॉक्टर केपी यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे ने एक ट्वीट किया था, एक फोटो ट्वीट किया था। उस फोटो में ये केपी यादव महाराज की गाड़ी यानी सिंधिया जी की गाड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के बगल में खड़े होकर ऐसे सेल्फी ले रहा है, जैसे सेल्फी लेते हैं। तो प्रियदर्शनी राजे ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी ने लिखा, जिन्हें आज की तारीख में महारानी साहिबा कहा जाता है, उन्होंने लिखा कि जो लोग कल तक हमारे महाराज के साथ सेल्फी लेने के लिए तरसते थे, वे आज हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत अहंकार वाली टिप्पणी थी। लोकतांत्रिक देश में, एक सभ्य समाज में किसी को भी किसी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप उसको इतना कमतर नहीं कह सकते कि कल तक जो सेल्फी। बहुत आप सही बात कर रहे थे राकेश साहब, जो किस्सा सुना रहे थे। उस किस्से में इम्पोर्टेंट ये था जिसको मैं अपना बाइंड अप लाइन बनाना चाहता था, क्योंकि नागरिक हमारा चैनल है और हम अक्सर इसमें बात करना चाहते हैं। जो बता रहे थे कि उन्होंने जो है एक ऐसा फोटो ट्वीट किया और कहा कि इसकी इतनी क्षमता, इसकी इतनी हैसियत। तो ये जो है, जो संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी और नेहरू, इन लोगों की वजह से जो संविधान बना, और जो संविधान में कहा गया कि ये देश नागरिकों का है, इस देश के नागरिक ही इस देश का मालिक है। कोई सामंत, कोई राजा, कोई अमीर नहीं है मालिक, वो साकार होता है। और ये आप मध्य प्रदेश की जनता की जीत मानी जाएगी। ये मध्य प्रदेश की जनता जो है इस जगह पे जीतती है। मैं कह रहा था कि आप जो प्रसंग आपने छेड़ा था वो मैं मानता हूं कि संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा संविधान है, जिसको गांधी, नेहरू ने और सारे नेताओं ने, ढेर सारे नेता थे, 300 से ज्यादा उसमें नेता शामिल थे जो बहस में बैठते थे, तो वो सारा जो हुआ, और वो उसमें जो नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार जो है वो साकार होता हुआ दिखा। जब आप बात कर रहे हैं, जो प्रसंग छेड़ रहे हैं, और डॉक्टर केपी यादव जो है वो जीत जाते हैं और महाराज इनको कहते हैं, उनको जनता वहां की हरा देती है। 1.25 लाख वोट से धनंजय जी, तो 1.25 लाख वोट से जीतते हैं डॉक्टर केपी यादव। तो मुझे लगता है कि वहां जो है संविधान जीत गया था। भले बिल्कुल बीजेपी ने फिर जो है राजा को जिता दिया, क्योंकि बीजेपी उसी तरह की पार्टी है जो आप याद कीजिए, आजादी के समय भी, जब आजादी के समय देश को इकट्ठा करने के, लोकतंत्र लाने की बात की जा रही थी, तो वो रजवाड़ों के साथ खड़े थे संघ के लोग और हिंदू महासभा के लोग। तो वो जो है वो जिस महाराजा को हरा दिया वहां की जनता ने, उसको वापस उन्होंने राज्यसभा में लाया, मंत्री बनाया, और जिस व्यक्ति ने जीता, जिस व्यक्ति ने हराया, उसको केवल सांसद रहने दिया, उसको कोई पुरस्कार नहीं दिया। तो ये जो है, मुझे लगता है लोकतंत्र यहाँ पे क्या सोचती है बीजेपी लोकतंत्र को लेकर के, ये दिखाई पड़ता है। तो हमारा समय भी हो गया भाई साहब, एक लास्ट जवाब आपसे चाह रहा हूं, बाइंड अप जवाब जो होगा, कि सिंधिया जी के लिए अब क्या रास्ता है, या जो मैंने हेडिंग दी है, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो है, या कहीं से इनकी राह कहीं निकलती है, कहीं जाती है? देखिए, अब उनकी राह तो भारतीय जनता पार्टी में ही है, उसी में उन्हें अपनी राह तलाशनी होगी, इसके अलावा विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब उनकी वापसी असंभव जैसी प्रतीत होती है। खासतौर से कमलनाथ की सरकार को गिराने का जो उनके ऊपर आरोप है, आरोप क्या स्पष्ट है, उनके दल बदल से ही कांग्रेस की सरकार गिरी। मुझे लगता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी माफ करना भी चाहें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, जयराम रमेश, ऐसे लोग, या मध्य प्रदेश के सारे नेता जिन्होंने उसका दंश को झेला है कि सरकार में होते हुए सरकार अचानक चली जाए और उसके बाद फिर बेरोजगार हो गए, वे मंत्री थे और विधायक रह गए, तो ये सब लोग मिलकर उन्हें, अब मुझे नहीं लगता आने देंगे। उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी में ही राह तलाशनी होगी, और उसके लिए वे सब कुछ कर रहे हैं। वे नागपुर में संघ मुख्यालय में हाजिरी लगाए आए हैं, अभी अपने राजप्रासाद में, जैसे जय विलास प्रासाद कहा जाता है, ग्वालियर का बहुत भव्य महल है, प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1905 में उसका उद्घाटन किया था, उसमें भी अमित शाह को बुला चुके हैं, अपने हाथ से तस्तरी में लेकर
उन्हें स्वल्पाहार करा चुके हैं। और अभी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बुला चुके हैं राजप्रासाद में। तो भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवकों के घर जाते हैं, संघ के संगठकों के यहाँ जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता घर जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलनों में अपने हाथ से खाना परस रहे हैं, अपने हाथ से पत्तल में थाली में खाना परस रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भारत की राजनीति में सब समान है, चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, अपने कार्यकर्ता का सम्मान तो करना ही चाहिए। लेकिन ऐसा करते हुए वे वांछित फल कब प्राप्त कर पाएंगे अभी हम नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी और संघ बहुत टेढ़ी खीर है। होने को हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 साल तक इंतजार करते हैं। जी, उसके साथ साथ यही भाई साहब की राजनीति जो है वो, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कल क्या होने वाला है। बिल्कुल क्या होने वाला है, फिर हो सकता है वो कांग्रेस में आ जाए, और जो 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 कह रहे हैं कि गद्दार है, या जो कह रहे हैं कि कभी एंट्री नहीं हो सकती है उनकी एंट्री वहां मिल जाए। ये भी धनंजय जी, मैं अपनी बात को, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति अनिश्चितताओं और संभावनाओं का खेल है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया घराने की विडंबना यह है कि जब वो जिस पार्टी में होते हैं तब सामने वाली पार्टी उन्हें गद्दार कहती है। आज वे जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अटेर विधानसभा के उपचुनाव में मंच से गाना गा रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का सस्वर वाचन किया था उन्होंने। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले अरबोलों के मुंह। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से गद्दार कहा था, तब कांग्रेस उनको बचाती थी। आज वे बीजेपी में, आज कांग्रेस उन्हें गद्दार कहती है। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता अब कांग्रेस ही गाते हैं। उनकी विडंबना ये है, और इससे वे कभी पार नहीं पा सकते। ये विडंबना नहीं है, ये विडंबना है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है भाई साहब, जब विरासत की अच्छाइयां, विरासत में जो इतने महल हैं, इतने सारा वो लेकर के जब आएंगे, उसका सुख भोगेंगे, तो विरासत का जो दंश है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं, हमारे कहावत है कि करता कोई है, भरता कोई है। तो हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका हमको भी भुगतना पड़ता है, हम भुगतते हैं। बिल्कुल। और खुद अपने कर्म, अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद भी तो दल बदल किया, उसे तो गद्दारी कहेगी कांग्रेस। हम नहीं कह रहे, कांग्रेस तो कहेगी ना। करेक्ट। लेकिन सवाल जो सबसे अहम सवाल है अब कि सिंधिया का तो जो है सो है। एक लास्ट आपसे चाह रहा हूं, फिर मैं मध्य प्रदेश में वापस मैं करूंगा स्टोरी चाय चर्चा और चेंज में, हम उस पर आपसे बात करेंगे, और भी हमारे 2-3 साथी रहेंगे मध्य प्रदेश के, जो जिससे विशद चर्चा होगी मध्य प्रदेश को लेकर के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो चीजें चल रही है उसमें किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, कांग्रेस का या बीजेपी का? क्योंकि ये सवाल बड़ी जिज्ञासा वाला सवाल है, हर कोई जानना चाहता है। आप वही हैं जी, तो बताइए। देखिए, मैं सीटों की बात कभी नहीं करता, ना मैंने गुजरात के चुनाव में की, ना हिमाचल के, ना कर्नाटक के, ना उत्तर प्रदेश के। लेकिन मैं हवा की बात कर सकता हूँ, कयास की बात कर, उसी पे आ रहा हूँ। मेरा आकलन यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कठिन परिस्थिति में है। सत्ता विरोधी रुझान स्वाभाविक तौर पर है। 20 साल से बीजेपी की सरकार है, 15 महीने छोड़ दीजिए कमलनाथ के। शिवराज सिंह चौहान को खुद को दशकों हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, भाई 1.5 दशक से ज्यादा तो उन्हीं को हो गए। कुछ महीने उमा भारती को और कुछ महीने बाबूलाल गौर के निकाल दीजिए, तो बाकी समय से तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है। तो उनकी स्थिति कठिन है। बीजेपी के भीतर का अंतर्विरोध, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के आने के कारण जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता और नेता है वो वंचित रह गया है सत्ता के केक में से अपना हिस्सा पाने से। उसका संतोष, कर्मचारियों का संतोष, आदिवासियों पर जो अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आपने देखा वो पेशाब वाली घटना और अनेक घटनाएं, अनगिनत घटनाएं। मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा है देश में, दलितों पर अत्याचार है, आदिवासियों पर, दलितों पर, स्त्री महिलाओं पर। तो कई सारे कारण मिलकर जो समग्र परिदृश्य बनता है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कमियां कांग्रेस में थी वो सब कमियां बीजेपी में आ गई हैं, गुटबाजी वगैरह की। कांग्रेस चूंकि सत्ता में नहीं है, सत्ता खो चुकी है, तो उसके पास अपना रोने का एक अवसर है कि हम होते तो हम मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देते। कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से लड़ भी रही है, दोनों पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं, चुनावी दुंदुभी बच चुकी है। लेकिन इस दुंदुभी में फिलहाल आज की तारीख में तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी कांग्रेस से काफी पीछे दिखाई दे रही है। बहुत परिणाम तो जनता तय करेगी, मतदाता माई बाप वो तय करेगा। बिल्कुल, जनता ही को तय करना है, क्योंकि जनता ही इस देश का मालिक है। जनता यानी नागरिक, जिनके पास वोट देने का अधिकार है। और कांशीराम अक्सर कहा करते थे कि अपने वोट बहुजनों से खासे कहते थे,
सवर्ण तो अपनी चीजें जानते हैं, सवर्ण अपने हिसाब से चीजें कर लेते हैं, लेकिन जो बहुजन है, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, वो अपने वोट की कीमत नहीं जानता है। तो आप अपने वोट की कीमत जानिए और हमारे आकलन के आधार पे जजमेंट मत लीजिए। आप खुद सोचिए कि आपके लिए बेहतर कौन है। और ये जो हिंदू मुसलमान है, मंदिर की बात है, मस्जिद की बात है, ये जो हवाई बातें हैं, इसकी जगह पे आप जो है स्थानीय मुद्दों पे ध्यान दीजिए कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए किसने भविष्य बेहतर बनाया, स्कूल किसने बनाए, यूनिवर्सिटी किसने बनाए, कॉलेज किसने बनाए, दवाखाना किसने बनाए, सड़कें किसने बनाई, किसने आपके जीवन को आसान किया, कानून का राज किसने स्थापित किया। कानून का राज स्थापित हुए बिना आप विकास नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों ने हमारा कार्यक्रम देखा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और डॉक्टर राकेश पाठक जैसे लोगों को, जो विद्वान हैं, जो जानते हैं प्रदेश को भी, देश को भी, दुनिया की राजनीति को भी समझते हैं, वो आपके सामने आते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, हम विश्लेषण करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।